बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? बेटा जी आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 26 है। ये 12 चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, लिखा भी हुआ है। और इसमें हम जो है वो आज एग्जाम्पल्स करेंगे और गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर जो है प्रॉब्लम्स में से 12.11 प्रॉब्लम बच गया था, तो सबसे पहले मैंने वही कर दिया है। उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम्पल की तरफ आएंगे। तो इसमें जो ये वाला प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज़ इंसिडेंट ऑन लिक्विड सरफेस, कि हवा से रोशनी आ रही है बेटा और वो लिक्विड सरफेस में जा रही है। यहाँ पर यूँ देखें कि ये कुछ इस तरह से सूरत हाल हो रही है कि यहाँ नीचे लिक्विड होगा और यहाँ से वो लाइट आ रही है यहाँ से। तो a ray of light from air is incident on liquid surface at an angle 35 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये 35 डिग्री का है। अब वो कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो हमने ये एंगल जो है इधर तो नहीं जाएगा, तो ये जो यूँ मुड़ जाएगा इस तरफ, तो ये एंगल R मालूम करना है। और ये एंगल जो R होगा वो 35 से बहरहाल कम होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो R की जो वैल्यू है वो 35 से कम ही आ रही है, 27 है। तो ये 27 एंगल यहाँ बन रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास 1.25 का है। तो कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। और फिर वो कहता है कि क्रिटिकल एंगल भी मालूम करें। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में n = sin I/sin R मशहूर फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हमें चूँकि R चाहिए तो sin R को इधर ले जाएं और n को इधर डिवाइड कर दें बेटा। तो फिर इसमें वैल्यूज़ पुटअप कर दें। तो 35 डिग्री और n की वैल्यू 1.25। कैलकुलेटर की मदद से sin 35 निकालेंगे तो 0.573576 आगे भी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो वो हमने इशारिये के बाद 6 नंबर तक मैंने वैल्यूज़ ले ली हैं और आगे जो नंबर थे वो राउंड ऑफ कर दिए हैं। तो बहरहाल अगले नंबर आप चाहें तो लिख लें, वरना बहरहाल मैंने यहाँ तक लिखा है। उसके बाद 1.25 है, इसको डिवाइड किया है तो ये आंसर है। यहाँ पर भी आगे 0 और 8 आ रहा था, तो मैंने 0 8 ख़त्म करके बाकी नंबर ख़त्म करके तो यहाँ 0 को 1 कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया है। तो आप ये इस तरह राउंड ऑफ कर दिया करें। तो ये नंबर हमारे पास आ गया इनको डिवाइड करने के बाद। फिर ये R यहाँ रखें, साइन इधर जाके इन्वर्स हो गया और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 27.31 ये भी आगे वैल्यूज चल रही हैं, उसको भी हमने राउंड ऑफ कर दिया है। तो यही हमारा आंसर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R वो 27.31 है और ये 35 डिग्री से बहरहाल कम है। एक बात और यहाँ पर याद रखें तमाम बच्चे, बाज़ औक़ात बच्चे बड़े परेशान होते हैं और वो कहते हैं कि सर आप यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर ले रहे हैं और सर यहाँ पर आप डेसिमल पॉइंट के बाद जो है 6 नंबर ले रहे हैं, तो ये क्या चक्कर है? तो इसका देखें बेटा, बात ये होती है, मैंने पहले भी बतला दिया है कि जब हमने sin 35 डिग्री कैलकुलेटर पर प्रेस करते हैं ना, तो हमारा आंसर तो 8-9 नंबर आते हैं, ठीक है। तो अब ये चेक करना होता है कि अगर डेसिमल पॉइंट से पहले यहाँ पर कोई नंबर हो 1 2 3 वगैरह कोई भी नंबर हो, तो फिर तो डेसिमल के बाद जो है 2 नंबर 3 नंबर भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर डेसिमल से पहले मौजूद हो, लेकिन अगर डेसिमल से पहले 0 हो तो चूँकि फिर ये नंबर बहुत छोटा होता है,
तो फिर बहुत छोटे नंबर के लिए हमें डेसिमल के बाद जो है वो 6 नंबर, 5 नंबर, कम अज़ कम भी 4 नंबर तो फिर ज़रूर लेने पड़ते हैं। लेकिन एहतियातन आप 6 नंबर ले लिया करें, मेरा मशवरा ये है। 6 के बाद जो 3 नंबर और बचेंगे तो उनको आप राउंड ऑफ कर दिया करें। लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं लेना चाहता तो भी कम अज़ कम ये 4 नंबर तो ज़रूर लें। तो ये 5 फिर ख़त्म करना पड़ेगा और इस 7 को ख़त्म करके इस 5 को 6 करना पड़ेगा, तो 0.5736। तो याद रख लें, डेसिमल पॉइंट से पहले अगर 0 हो तो आप याद रखें कि सर ने कहा था कि फिर कम अज़ कम डेसिमल के बाद 4 नंबर होने चाहिए, 4। ठीक है, बेहतर है 6 नंबर हों, जैसे कि मैंने किया हुआ है। ये ज़्यादा एहतियात इसी में होती है। लेकिन अगर अपना फुल नंबर हों, जैसा कि अब ये है, जब हमने इसका इन्वर्स लिया है तो यहाँ पर भी नंबर आगे आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन चूंकि डेसिमल से पहले भी नंबर मौजूद है तो फिर सिर्फ 2 नंबर भी काफ़ी होते हैं, 3 नंबर भी काफ़ी होते हैं। तो फिर डेसिमल के बाद 4 नंबर, 6 नंबर लिख दें तो सही होगा, लेकिन ना लिखें तो भी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई। नेक्स्ट टाइम आप इस बारे में परेशान नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो उसके बाद जी हमारे पास अगला हिस्सा है क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का। तो ये बात याद कर लें कि क्रिटिकल एंगल के लिए साफ ज़ाहिर है चीज़ तो वही इस्तेमाल होगी, वही वाटर, लिक्विड और वही एयर यूज़ होगी। लेकिन अब ये होगा कि अब जो है ना सूरत हाल कुछ यूँ बनेगी कि ये जो हमारे पास यूँ है, तो अब जो अपना ये होगी ना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो वो सी के बराबर होगा जब ये इधर रोशनी यूँ मुड़ जाएगी। तो ये एंगल आर जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सूरत हाल बनेगी कि ये एयर होगा और ये हमारे पास लिक्विड है। अब इस वक्त सेकंड पार्ट के लिए ये लिक्विड से एयर में जा रही है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ आई जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। तो हमने वही सी या आई फाइंड करना है। और इसके लिए चूँकि ये उल्टा हिसाब चल रहा है, मैंने तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लगा दिया है फार्मूला। अगर आप लोग चाहें तो इससे ऊपर वाला हिस्सा भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है मैंने ये चैप्टर के अंदर भी आपको ये प्रूफ करवा दिया था। एक्सरसाइज वो रिव्यू क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने ये प्रूफ करवा दिया था कि साइन सी इज इक्वल टू 1/n। मैंने तो वही फार्मूला ही लिख दिया है। लेकिन अगर कोई, आप बेहतर है कि यही लिख दें, लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता है रिवाइज़ करने की खातिर तो मैं यहाँ पे रिवाइज़ करवा देता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो ये उस वक्त फार्मूला होता है व्हेन इंसिडेंट रे एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। लेकिन अब अगर डेंसर टू रेयर हो तो फिर जो फार्मूला होगा ना बेटा वो फिर कुछ यूँ होगा कि 1/n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। फिर ये फार्मूला बनता है। तो जो n होता है वो 1/n बन जाता है। अब इसमें 1/n और जो साइन आई है इसको आप साइन सी कह सकते हैं, क्योंकि आई सी के बराबर होगा, और जो साइन आर होगा वो 90 के बराबर होगा। तो अब जो साइन 90 होता है वो ये मतलब यूँ हुआ कि साइन सी नीचे हमारे पास साइन 91 हो गया, तो ये 1/n हो गया। अब आप चाहो तो इस यही फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देख लें कि साइन सी नीचे वाला 1 ना लिखो तो साइन सी इज इक्वल टू 1/n। ये प्रूफ, यानी ये प्रूफ मैंने फिर आपको करवा दिया है। ये है कि ये वो फार्मूला होगा व्हेन इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो 1/n जो कि आम रूटीन में n होता है, यहाँ पे 1/n होगा। साइन आई ओवर साइन आर वैसे रहेगा, और इस केस में क्योंकि r 90 होगा तो साइन 90 हो गया, और i उस वक्त फिर c बन जाएगा। तो साइन c और साइन 90 जो है 1 होता है, तो
तो ये 1/n, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/n। तो इतनी तफसील में ना जाएं, डायरेक्ट जैसे मैंने हल कर दिया है, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/n और यहाँ पर n की वैल्यू तो वही होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहे रे इधर से इधर जाए या इधर से उधर जाए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फिर ये इसका ही यूज़ करेंगे लिक्विड का, तो ये आप फिर वैल्यू लगा देंगे 1.25 वाली वैल्यू जो ये दी हुई है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लगाएंगे 1/1.25, आंसर 0.8 है। अब कोई बच्चा ये ना सोचे सर अभी तो आपने कहा था कि पॉइंट के बाद अब पहले 0 हो तो फिर 6 नंबर होने चाहिए, तो भाई जब इसको डिवाइड करते हैं तो आता ही 0.8 है। या तो आगे नंबर आ रहे होते बहुत सारे, अगर आगे नंबर बहुत से आ रहे होते फिर हम 6 नंबर लेते, तो जब आ ही वो 0.8 रहा है तो फिर आगे नंबर हम खुद से तो नहीं लिख सकते, तो फिर ये साइन इधर चला गया, इन्वर्स आ गया, साइन इन्वर्स 0.8 का आंसर जो है वो ये आया हुआ है। इसमें भी आगे नंबर मौजूद हैं, वो हमने नहीं लिखे चूँकि पॉइंट से पहले नंबर यानी 0 नहीं है। अगर 0 होती तो फिर पॉइंट के बाद हम कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर वो हम ज़रूर लेते। तो 53.13 डिग्री जो है वो हमारा आंसर है। अच्छा बेटा जी, एग्ज़ाम्पल के सिलसिले में जो है ये 2 एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जो सेम टाइप की हैं, तो ये प्रॉब्लम के साथ ही इनका ताल्लुक़ मौजूद था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल 12.3 कर दी है कि जिनके अंदर वही हम जो स्नेल्स लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हम यूज़ कर रहे हैं। द रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, के हवा से वो ग्लास में आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करना है। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, तो चीज़ें लिख लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R फाइंड करना है। लगाएं फार्मूला, साइन R को इधर ले आएँ, N इधर ले जाएं, वैल्यूज़ पुट करें। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है और इसको 1.52 पर डिवाइड करें, तो डेसिमल पॉइंट से पहले चूँकि 0 है तो इसलिए मैंने 6 नंबर लिखे हैं, एहतियातन बाकी राउंड ऑफ कर दिए हैं। उसके बाद साइन इन्वर्स ले जाएंगे, तो साइन इन्वर्स निकालेंगे। शायद आप में से किसी बच्चे को साइन इन्वर्स निकालना ना आता हो, अक्सर को तो ये आता है, तो बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं जी हम साइन इन्वर्स कैसे मालूम करें, तो कैलकुलेटर के ऊपर बेटा शिफ्ट का बटन होता है, उसको दबाने के बाद फिर जब आप साइन को प्रेस करेंगे तो साइन इन्वर्स आ जाएगा और फिर वैल्यूज़ लिखेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो 19.2, जबकि आपकी बुक के अंदर यहाँ पर 19.3 है, तो 19.2 हो या 19.3 हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों आंसर सेम है। उसके बाद जी हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर ये इस तरह स्नेल्स लॉ यूज़ हो रहा है, ये हमारी लास्ट एग्ज़ाम्पल है इस स्नेल्स लॉ के हवाले से। बाकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं उनमें फिर वही 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q वाले जो फार्मूला है वो यूज़ हो रहा है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर वगैरह वो यूज़ हो रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ गिवन दिस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है और उसके बाद ये दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है हवा का 1। ये बाज़ बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो कहते हैं सर जी ये 2-2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों दिए हुए हैं। तो भाई हमारे काम का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 वो अंडरस्टूड होता है, चाहे वो किसी क्वेश्चन में बतला दे या ना बतलाए। मसलन ये जो अभी हमने एग्जांपल देखी है, इसमें भी उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका दिया हुआ है, ग्लास का दिया हुआ है, तो यहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तो 1 होगा। तो चाहे वो वहाँ उसने नहीं बताया और यहाँ वो बतला रहा है, तो भी ये इजाफी इंफॉर्मेशन है, ये हमारे किसी काम की नहीं है।
ये इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं सर आपने ये वाला एयर वाला क्यों नहीं यूज़ किया। भाई फार्मूले के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ही इस्तेमाल वाटर वाला या ग्लास वाला, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ करते हैं जिस मीडियम में वो रे जा रही होती है। तो बहरहाल यहाँ पर हम आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये है और क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर ही मालूम करना है, तो फिर ये हम निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है, साइन सी इज इक्वल टू 1/n, n की वैल्यू 1.33 है। 1 को जब डिवाइड करेंगे तो ये फिर वही राउंड ऑफ किया हुआ है, तो राउंड ऑफ करने के बाद आप इसको इन्वर्स निकालेंगे और इन्वर्स लेकर इसका आंसर 48.75 था वहाँ पर बुक में ये निकालते हुए। तो फिर 5 को जब राउंड ऑफ ख़त्म किया तो 7 को हमने 8 कर दिया। तो क्रिटिकल एंगल जो है फॉर वाटर उसकी वैल्यू 48.8 होती है। इस तरह ये एग्जांपल हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बेटा जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जांपल 12.1 एग्जांपल है। पहली एग्जांपल, अ कन्वेक्स मिरर इज़ यूज्ड टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो साफ ज़ाहिर है ये 66 जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फोकल लेंथ 46 जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और ये कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। तो ये चीज़ आपने याद करनी है। इमेज लोकेशन वही फार्मूला 1/q 1/f माइनस 1/p, एलसीएम लिया 1/q, इसको हल किया, ये आ गया, ये फार्मूला आया। इसमें वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे। f की वैल्यू -46 और p की वैल्यू 66 वगैरह, इसको हल किया तो आंसर हमारे पास जो है वो -27 आया हुआ है। तो ये -27 यही उसने हमसे पूछा था, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो ये हमने इमेज की लोकेशन जो है उसको बतला दी है। और ये जो इमेज है, माइनस का जो अलामत है ये बतला रही है कि इमेज विल बी विर्चुअल एंड इरेक्ट, कि इमेज जो है वो विर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसके बाद जो है दूसरी एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और कनकेव मिरर है वो कन्वेक्स मिरर है। तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव 10 लेंगे, उसकी फोकल लेंथ हमने नेगेटिव ली थी चूँकि वो कन्वेक्स मिरर था। चूँकि ये कनकेव मिरर है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, तो ये P तो खैर वैसे ही पॉजिटिव होगा। तो P और F यहाँ पर दिए हुए हैं। P की वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है, F की वैल्यू जो है 10 है। यहाँ पर भी डिटरमिन द इमेज लोकेशन, तो ये आप डू योर सेल्फ लिख दिया है। तो ये चीज़ मैंने समझा भी दी है कि आपने इसको आगे खुद करना है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 के बाद 3 और 4 बेटा अभी हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। तो एग्जांपल नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो बुक के अंदर आप लोग देखें तो क्वेश्चन ये बतलाता है, अ पर्सन 1.7 मीटर टॉल। तो गिवन डाटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट 1.7 मीटर टॉल, और ये जो है ये इजाफी तौर पर उसने ये बात बतला दी है क्योंकि ये उसने आगे इस्तेमाल नहीं होना, ना ही उसने कोई हाइट ऑफ इमेज तो पूछी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज़ वैसे एक्स्ट्रा उसने बताई है तो हमने इसको लिख लिया है। अच्छा, तो टॉल इज़ स्टैंडिंग 2.5 इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो 2.5 होगा। तो फोकल लेंथ जो है वो 0.05 है। चूँकि कैमरे में कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, ये आप लोग जानते हैं पहले से। तो इमेज डिस्टेंस मालूम करना है। तो एंड डिटरमिन वेदर द इमेज इज़ रियल और वर्चुअल, ये बतलाना है कि इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी।
अब इसमें Q के लिए ये वाले स्टेप आप खुद करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है कि Q = F × Q P वगैरह। तो F की कीमत फोकल लेंथ ये दी हुई है और P भी दिया हुआ है और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.05 मीटरों में आता है। ये सारा कुछ मीटरों में किया हुआ है। तो ये Q की वैल्यू है और चूंकि ये पॉजिटिव है तो एज वैल्यू ऑफ Q इज़ पॉजिटिव सो इमेज इज़ रियल इन वर्ल्ड। तो ये इमेज जो है वर्चुअल नहीं होगी, रियल होगी। इस तरह ये एग्जांपल जो है 12.5 हो गई बेटा। अब लास्ट एग्जांपल है 12.6। ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है, घर से आप इसको खुद करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अ कनकेव लेंस, तो जब कनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ माइनस में ली जाएगी। अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो हम जब 15 लिखेंगे तो वो -15 लिखेंगे। एट डिस्टेंस, तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो मतलब P इसमें हमने मालूम करना है। और जो है शुड इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। और कनकेव लेंस के अंदर ये हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर जो Q होगा 10 वो भी हम नेगेटिव लेंगे। तो आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, उसका फार्मूला होता है Q/P वाला। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हल भी किया हुआ है और जो मैंने तरीका करवाया हुआ है इससे आप लोग खुद करेंगे। तो इसके साथ जो है हमारा चैप्टर खुदा करके ख़त्म हो गया। ये चैप्टर सबसे लेंथी चैप्टर है हमारी 10th की फ़िज़िक्स के अंदर, कि जिसके 26 लेक्चर हुए हैं। आगे जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उनके लेक्चर इससे बहरहाल कम होंगे, मैक्सिमम 20 तक जाएंगे, 22 तक जाएंगे बहरहाल। तो ये सबसे लेंथी चैप्टर था, अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो गया। तो अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का अदब कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।